बच्चों लोग हम लोग मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, तो बहुत सिंपल टॉपिक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो उसको आप लोग कवर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे बोला जाएगा, इसका देखो अप्रोच क्या होता है। जैसे बोला जाएगा कि CH4 में एलिमेंट का, जो भी एलिमेंट से बना हुआ CH4, उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होगा। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन जब बात करते हैं तो ये होता है वेट बाई वेट में। तो ध्यान देना, CH4 का टोटल वेट कितना होता है जी। तो 1 मोल का होता है 16 ग्राम CH4। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट होता है कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन कितना 4 है। तो कार्बन का कितना वेट होगा पूरे कंपाउंड में, तो 12 ग्राम होगा। और H का वेट का हम बात करें तो H का वेट कितना होगा। तो H का एक वेट का होता है 1 ग्राम, तो 4 का कितना होगा 4 ग्राम होगा। तो अगर हम तो अल्टीमेटली इसमें हम बात करेंगे परसेंटेज कार्बन कितना है, तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये होता है, तो इसका हो जाएगा वेट ऑफ एलिमेंट यानी वेट ऑफ कंपोनेंट जिसका हम बात कर रहे हैं बाई टोटल वेट इंटू 100। यही काम करना आपको। और टोटल वेट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे वेट ऑफ कंपोनेंट बाई मोलर मास हो जाएगा। टोटल वेट क्या होगा, मोलर मास, जिस कंपाउंड का बात कर रहे हैं उसका मोलर मास हो जाएगा। तो वेट ऑफ कंपोनेंट बाई मोलर मास इंटू 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो परसेंट कॉम्पोजिशन के लिए अप्लाई करोगे तो जैसे मान लीजिए कार्बन का निकालना परसेंट कॉम्पोजिशन, तो कार्बन का मास कितना होगा, कंपाउंड में 12 ग्राम होगा। टोटल मास कितना है कंपाउंड का, 1 मोल का 16 ग्राम है, इंटू 100 कर ले। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 3/4 यानी हो जाएगा 75%। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 4/16 इंटू 100 कर ले, तो हो जाएगा 25%। ठीक है, सारे आपको पता है सारे कंपोनेंट का जो समेशन होगा परसेंटेज, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का जो सम होगा सारे कंपोनेंट का, ऑल कंपोनेंट का समेशन क्या होता है 100 होता है। तो कार्बन हाइड्रोजन है तो कार्बन का 75% होगा, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली हो जाएगा 25%। आपको निकालने का कोई जरूरत ही नहीं था, आपको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं था। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देता हूँ। तो क्वेश्चन दिया वो मान लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बोला गया कि फाइंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन, फाइंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसका, एलिमेंट्स का, जिसे बना हुआ है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है जी। तो आपका कैल्शियम है, कार्बन, कार्बन, ठीक, और हाइड्रोजन है, सॉरी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन 3 है। कैल्शियम कार्बन का टोटल मास कितना होता है, मोलर मास किसका होता है, जोड़ ले सबका, तो 100 आ जाएगा 100, उसमें। अब कैल्शियम एक है तो कैल्शियम एक का मास कितना होता है 40 ग्राम। कार्बन का कितना होगा 12 ग्राम होगा। और ऑक्सीजन का 3 है तो 3 का कितना होगा 48 ग्राम होगा। तो एक 48, सारे का इंडिविजुअल मास हो गया। परसेंट निकाला तो परसेंट क्या होगा 40/टोटल 100 इंटू 100। तो इसमें कार्बन कैल्शियम हो जाएगा 40%। कार्बन की बात करें तो कार्बन क्या 12%, हाँ, तो हो जाएगा 12%। ऑक्सीजन क्या 48/100 इंटू 100, तो एक क्या हो 48%, जाएगा। 48%। तो ये टॉपिक बहुत सिंपल था, आपको समझ में आ चुका है। आप लोग आपको एक ट्राई करना बस, आप लोग बनाओगे फाइंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ H2SO4। ठीक है, N क्या होगा C12H22O11। इन सब एलिमेंट का जो भी एलिमेंट से बना हुआ है उनका परसेंटेज कॉम्पोजिशन को फाइंड करना है फर्स्ट। एक और इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग NOH। NH छोड़ दो, NH छोड़ दो, NOH ऐसे ऐसे बना ले, NH बना ले, NOH। ठीक है, चलो तो बच्चों लोग आप लोग क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। जैसे मान लो H2SO4 था, इसका टोटल मास कितना होता है 98 ग्राम होता है। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन है 2, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है 2 ग्राम होगा, 32 ग्राम होगा,
और एक 64 ग्राम होगा। तो आपको सबका मिल गया। तो आपको बस डिवाइड करके आंसर निकालना है। आपको डिवाइड करके आंसर निकालना है, ठीक। अगर आप NOH का बात करते हो तो इसका टोटल मास कितना होता है? 40 ग्राम। 40 ग्राम इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? सोडियम है एक, और ऑक्सीजन एक है, और हाइड्रोजन एक है। तो इसका मास कितना होगा? 23 ग्राम इसका होगा। 16 और 1 होगा। बाकी इसका परसेंटेज आप निकाल सकते हो। बाकी आपको अगर मास मिल गया तो बस सिंपल परसेंटेज क्या करना है, इसका मास बाई टोटल मास इंटू 100, इतना ही तो करना है आपको बस, ठीक है। बेसिक आपको परसेंटेज निकालना है इसमें। जैसे मान लीजिए सुक्रोज है, इसका टोटल मास होता है 342 ग्राम होता है। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? कार्बन है 12, H है 22 और O है 11, ठीक है। तो सारा मास निकालो अलग अलग सबका, उसको डिवाइड करके आंसर निकालते जाओ, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हो। तो ये रहेगा हम लोग का परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेशन। ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो मोल कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसका एप्लीकेशन कहाँ करना होता है, यानी केमिकल कैलकुलेशन में इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक। तो अगला टॉपिक रहेगा स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री, एक सेकेंड। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहने वाला बच्चों लोग स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है। अब ध्यान देना, जब भी स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे ना, तो उससे पहले ध्यान देना, उससे पहले आपको कुछ स्टेप फॉलो करना है। यानी जब भी आपको केमिकल कैलकुलेशन करना है यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट, तो इसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ स्टेप्स लिखा हुआ है, स्टेप को समझाते भी हैं। तो यहाँ देखो स्टेप्स लिखा हुआ, उसको आपको दिखा रहा है पहले आपको। तो स्टेप्स क्या लिखा हुआ है? तो राइट बैलेंस इक्वेशन, और राइट बैलेंस इक्वेशन कौन। तो पहला स्टेप हमेशा होगा आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है। बैलेंस इक्वेशन बेसिकली क्यों लिखना है? क्योंकि बैलेंस इक्वेशन हमको एक रिलेशन देता है, हमको एक रिलेशन देगा। तो बिना बैलेंस इक्वेशन बनाए हुए आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक। जो भी डाटा गिवन दिया होगा, जो भी डाटा क्वेश्चन में दिया होगा, उसको पहले आप मोल में चेंज करोगे। मोल मतलब क्या होता है? नंबर होता है। केमिस्ट्री का मोल मतलब, यानी केमिस्ट्री का जो नंबर होता है उसको मोल बोलते हैं। तो कन्वर्ट गिवन डेटा इनटू मोल्स और नंबर, ठीक है। उसका यूज करके आप अननोन्स जो है उसका मोल निकाल सकते हो, मतलब अननोन्स का मोल या अननोन का नंबर आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अननोन का मोल या अननोन का आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और बाद में उस मोल को आप किसी भी अपने डिजायर्ड वैल्यूवर में, मतलब आपको वेट चाहिए, तो आप उस मोल को कन्वर्ट कर, आप मोल भी अननोन का जो मोल निकाले हो उसको कन्वर्ट कर सकते हो अपने डिजायर्ड वेरिएबल में अपने। तो कन्वर्ट मोल ऑफ अननोन इनटू डिजायर्ड वेरिएबल, इनटू डिजायर्ड वेरिएबल, मतलब जो आपको डिजायर, मतलब वेट निकालना है। तो मोल निकल जाए तो वेट निकाल ही सकते हो ना। ध्यान दे, आपको सिंपल सी चीज है कि आप मोल फाइंड कर लिए, आपको मोल मिलेगा किसी का। तो मोल से अगर किसी को वेट निकालना है तो बहुत सिंपल है, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, तो वेट मिल जाएगा मेरे को। मोल से हमको नंबर पता करना है, तो नंबर कैसे निकलता है जी? मोल को मल्टीप्लाई करना अपोगाड्रो नंबर से, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम मोल से हमको वॉल्यूम पता करना है, STP पे आपको वॉल्यूम ऑफ गैस पता करना, तो क्या होगा? मोल को मल्टीप्लाई कर देना 22.4 लीटर से, तो आपको वॉल्यूम लीटर मिल जाएगा। आपको अगर ml में चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ml में चाहिए तो क्या होगा? उस मोल को मल्टीप्लाई कर देना 22400 से, तो वॉल्यूम ml मिल जाएगा, और यहाँ वॉल्यूम मिल जाएगा आपको लीटर में, ठीक है। तो बताना हम क्या चाह रहे हैं कि मोल के वैल्यूज को आप अलग अलग वेरिएबल में चेंज कर सकते हो। मोल के वैल्यू को आप अलग अलग वेरिएबल में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को? तो इसका एप्लीकेशन देखोगे, इसका एप्लीकेशन समझने के लिए आपके सामने एग्जांपल ले रहे हैं कार का, ठीक है। तो ध्यान देना, आप लोग रियल लाइफ में कार बहुत ज़्यादा देखते होगे, डेली देखते होगे कार। तो कार जो बना हुआ होता है किससे बना हुआ होता है? तो उसमें 4 पहिया होता है, एक बॉडी होता है और एक इंजन होता है, ठीक है। तो इसको आपको इजी समझाने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल लिया गया कार का, ठीक। तो एक कार का बैलेंस इक्वेशन हम लिख के दिए दे रहे हैं आपके सामने। एक कार बना हुआ होता है किससे? 4 पहिया से, एक इंजन से, एक बॉडी से। तो एक कार का बैलेंस इक्वेशन है।
आप ये बैलेंस इक्वेशन लिख के नहीं भी देंगे तो आपको पता है, क्योंकि आप डेली कार को देखते हो, तो बैलेंस इक्वेशन का नीड ही नहीं है। आपको बैलेंस ऑलरेडी पता है, दिमाग में ऑटोमेटिक फिट है, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन आपको नहीं भी लिखे तो भी आपको बैलेंस इक्वेशन आपको याद रहता है, ठीक। अब बैलेंस इक्वेशन करता क्या है, तो बैलेंस इक्वेशन बेसिकली एक रिलेशन बनाता है। तो बैलेंस इक्वेशन गिव्स रिलेशन टू कनेक्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इस केस में क्या है, कार रिलेशन में आपका कार प्रोडक्ट है और आपका व्हील, इंजन और बॉडी का रिएक्टेंट है। तो एक बैलेंस इक्वेशन एक रिलेशन देता है कि आपको पता है कि 4 पहिया से एक कार बनता है, या एक इंजन, यानी एक कार बनने में 4 पहिया लगेगा, एक इंजन लगेगा और एक बॉडी लगेगा। तो एक रिलेशन आपको मिल गया। तो बैलेंस इक्वेशन बेसिकली रिलेशन बताता है नंबर्स के बीच में, नंबर्स के बीच में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 4 पहिया मतलब 4 एक नंबर है, 1 इंजन मतलब 1 एक नंबर है, 1 बॉडी मतलब 1 बॉडी एक नंबर है, 1 एक नंबर है। तो रिटर्न प्रोडक्ट का को कनेक्ट करने का एक रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो ध्यान देना। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो बोला ये कि अगर मान लो, पहला क्वेश्चन है कि अगर 100 पहिया होगा तो उसमें इंजन कितना होगा, कार कितना, बॉडी कितना यूज होगा और कार कितना बनेगा। सिमिलरली पहिया अगर 800 होगा तो उसके समय बाकी कंपाउंड कितना होगा, तो आपको निकालना है, फटाफट निकालेंगे। मतलब आपको कोई एक दे दिया है तो बाकी निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो बताना मेरे को फास्ट। टोटल यहाँ पे क्वेश्चन है, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। टिल क्वेश्चन 5 तक सॉल्व करेंगे फास्ट। तो बच्चों लोग इसका आंसर जो है, तो आप आंसर सही से बता दे रहे हो, ठीक है। जैसे पहले वाले केस में अगर 100 व्हील्स है तो 100 व्हील्स में इंजन कितना बनेगा, 20 कंज्यूम 25 एंड 25। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको पता है कि 4 व्हील से एक कार बनता है, ठीक है। उसमें एक इंजन और एक बॉडी रहेगा, तो जितना व्हील्स होगा उसको डिवाइड बाई 4 कर देंगे। इसका आंसर क्या होगा, 200 इंजन कंज्यूम होगा, 200 बॉडी कंज्यूम होगा, 200 कार बनेगा, ठीक है। अगर इंजन 100 होगा तो बॉडी भी 100 यूज होगा, कार भी 100 बनेगा, और उसके लिए व्हील कितना यूज होगा, 400 यूज होगा। अगर 50 बॉडी होगा तो 50 कार बनेगा, 50 इंजन कंज्यूम होगा, और 200 आपका व्हील्स क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो आप इन सारे क्वेश्चन को बहुत इजीली बना पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको ये बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ था। अगर हम बैलेंस इक्वेशन नहीं भी देते, अगर इसको हम गायब भी कर देंगे तब भी बहुत इजीली बना लोगे क्वेश्चन को। मतलब आपको इसका नीड भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सब बैलेंस इक्वेशन आपको दिमाग में फिट बैठा हुआ है। आप डेली कार को देख रहे हो, ठीक है। तो कार का जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिमाग में फिट बैठा हुआ है कि 4 पहिया होगा, एक इंजन होगा, एक बॉडी होगा, एक कार बनेगा। तो अगर आपको हम बैलेंस इक्वेशन नहीं भी देंगे तो फटाफट क्या करोगे, 200 कार होगा तो 200 कार के लिए पहिया कितना होगा, 800 होगा, 4 गुना होगा, 4 टाइम्स होगा। इंजन कितना होगा, 200 इंजन होगा, और बॉडी कितना, 200 होगा। तो इस पूरे प्रोसेस में आपका दिमाग फिट है। तो जिस तरह से तो आप इसको जिस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि दिमाग में इसका बैलेंस इक्वेशन आपका एक बैलेंस रिलेशन फिट बैठा हुआ है, ठीक है। तो बैलेंस रिलेशन से आपको नंबर के बीच में रिलेशन मिल गया, ठीक। लेकिन अब इसी क्वेश्चन में अगर हम बोल दे कि मेरे पास व्हील है 1000 kg, अगर व्हील है 1000 kg, तो क्या आप आंसर बता पाओगे क्या कितना कार बनेगा, तो आप फंस जाओगे, तो आप फंसोगे, ठीक है। और आपसे बोल दे कि मेरे पास व्हील है 1000 kg, तो इस 1000 kg व्हील से कितना इंजन का केजी क्या होगा, या बॉडी का केजी क्या होगा, या फिर कार का केजी क्या होगा, आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। आप कार का जो वेट है ना, वेट नहीं बता पाओगे, ठीक है। अगर बोलेंगे इंजन 3000 kg है, तो पहिया कितना केजी यूज होगा, या बॉडी कितना केजी यूज होगा, या फिर आपका कार कितना केजी बनेगा, आप नहीं बता पाओगे। क्यों, क्योंकि आपको कभी भी रिलेशन वेट में नहीं पता है, आपको रिलेशन नंबर पता है। आप जो याद करते हो, दिमाग में जो फिट बैठा हुआ है, आप जब देखते हो तब क्या करते हो, नंबर को देखते हो ना, आप देखते हो नंबर को देखते हो, ठीक है। तो जब आप नंबर को देखोगे तो आप रिलेशन को नंबर में बता पाओगे, ना कि आप उसको वेट में बता पाओगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको रिलेशन जो पता है, नंबर्स को पता है, तो आप नंबर में फटाफट आंसर कर सकते हो, बट उसको वेट में नहीं बता पाओगे। तो अगर वेट में, अगर आपसे पूछे कि ठीक है कि वेट के लिए आंसर क्या होगा, तो वेट के लिए आंसर कैसे निकाले, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अगर कोई मेरे को बता दे कि हर हर एक कंपोनेंट का वेट कितना है, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना,
अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हम अगर क्वेश्चन बता दे कि एक पहिया का वेट दिया दे दे हम तो आपको, जैसे तो यहाँ बताया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन के टॉप में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो वेट ऑफ वन पहिया दिया हुआ कितना 50 kg, वेट ऑफ वन बॉडी दिया हुआ है 500 kg, और वेट ऑफ इंजन दिया हुआ है 300 kg। ठीक है, तो 50, 500 एंड 3000, 300 kg। ठीक है, तो 50 kg हो गया क्या, 50 kg हो गया व्हील, बॉडी हो गया, बॉडी का वेट कितना हो 500 kg हो गया, और इंजन क्या हो गया 300 kg हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया एक एक का, और एक कार का वेट हो गया 1000 kg, आपको दिया हुआ मान लेता है, ये आपको दिया हुआ है। अगर ये रिलेशन पता है कि व्हील का वेट एक का 50 है, बॉडी एक का 500 kg है, इंजन का वेट 300 kg है, और कार का वेट 1000 kg है, तो अगर इतना वो पता है तो आप क्या करो, जैसे मान लेते हैं कि आपको अगर हम वेट देंगे तो यहाँ 1000 kg है, तो पहला स्टेप क्या करोगे, इस वेट को चेंज करो नंबर में चेंज करोगे। क्यों, क्योंकि आपको रिलेशन नंबर में पता है, तो आपको पता है कि एक व्हील का वेट 50 kg होता है, तो 1000 kg में कितना व्हील होगा 20 होगा, और 20 होगा तो बाकी इंजन कितना होगा, इंजन होगा 5, बॉडी होगा 5, और कार होगा 5, तो 5 नंबर निकाल लिए, तो नंबर से लिंक करके नंबर निकल गया। अगर मान लेते हैं कि आपको कार का वेट निकालना है, तो एक कार का वेट होता है 1000 kg, तो यहाँ पे 5 में क्या होगा 5000 kg हो जाएगा। आपको एक बॉडी का वेट पता है 500 kg, तो 5 कितना होगा 250 kg हो जाएगा। ठीक है, आपको एक इंजन का वेट पता है 300 kg, तो 5 में कितना हो जाएगा 1500 kg हो जाएगा। तो हम क्या किए, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था वेट में, उसको पहले चेंज किया नंबर में, नंबर से सारे का नंबर निकाल लिए, और उस नंबर को बाद में चेंज कर दिया अपने डिजायर वेरिएबल में। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है ना, वही काम करेंगे केमिस्ट्री में। अभी हम बता रहे हैं उसमें क्या करना है। जैसे एग्जाम्पल देख, आपको दिया हुआ है इंजन दिया हुआ है, इंजन कितना है 3000 kg है, तो आपको पता है कि एक इंजन का वेट कितना होता है 300 kg, 3000 kg में कितना इंजन होगा, तो 30,000 kg में आपका इंजन होगा 10 होगा, तो 10 इंजन होगा, 10 इंजन होगा तो बॉडी 10 होगा, और आपका व्हील 40 होगा, और कार कितना 10 बनेगा, कार कितना 10 बनेगा। तो सबका नंबर पता कर लिए तो बाकी चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमसे बोला जाए कि मेरे पास 50,000 kg कार है, मतलब कितना कार होगा जी, तो एक कार का वेट होता है कितना 5000 kg, तो 50,000 में कितना होगा 10 कार होगा, तो 10 कार होगा तो इंजन भी 10 होगा, बॉडी भी 10 होगा, यस सर। और ये 40 होगा। मतलब सेम ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है। अब आपको बोलेंगे नहीं हमको जो 40 जो व्हील्स है उसका वेट बताओ, तो एक व्हील का वेट पता है कितना 50 kg होता है, तो 40 व्हील में 50 कितना kg, होगा 2000 kg होगा। 2000 kg, आपको नंबर पता चलेगा तो 2000। सिंपली उसको आप कहीं भी चेंज कर सकते हो, तो जितना सिंपल यहाँ पे हुआ ना कैलकुलेशन करना, इतना ही सिंपल केमिस्ट्री में होता है। मतलब केमिस्ट्री कोई नया चीज नहीं है। होता क्या है कि आप कार को डेली देते हैं तो कार में आप कंफर्टेबल हो गया। अब क्या होता है कि हर जो केमिस्ट्री का जो हर रिएक्शन होता है, तो केमिस्ट्री में कुछ रिएक्टेंट होगा कुछ प्रोडक्ट होगा, तो ध्यान देना। तो जिससे आप कार का बैलेंस इक्वेशन लिखे, उससे क्या होगा केमिस्ट्री में हर रिएक्शन का एक बैलेंस इक्वेशन होता है। तो मान लेते हैं कि हर रिएक्शन का ए और बी मान लेते हैं रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे और सी और डी प्रोडक्ट होगा मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपको हर इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक्स को तो अब डेली देखते तो हो नहीं। जैसे मान लें CO2 बन रहा है, तो CO2 किससे बनाएगा कार्बन प्लस O2 से, तो यहाँ पे एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो आपका हर एक इक्वेशन एक मतलब रिएक्शन हो गया। ठीक है, यानी इसको आपको अब होता क्या है कि आप इक्वेशन रिएक्शन को डेली देखते नहीं हो, इसलिए आप इसे कंफर्टेबल नहीं होता। रीजन नहीं है मेरा। ठीक है, लॉजिक कार वाला ही अप्लाई हर जगह करना है, लेकिन क्या है कार में आप कंफर्टेबल हो कि कार को आपको दिमाग फिट बैठ चुका है रिलेशन। वैसे ही रिलेशन क्या होता है कि आपका केमिस्ट्री का जितना भी इक्वेशन बनेगा ना, कोई भी इक्वेशन ले दे, मान लेते हैं हम जिंक प्लस NaOH, तो जिंक प्लस NaOH भी एक रिलेशन मत देगा, सोडियम जिंकेट प्लस H2 बनता है, तो ये बैलेंस इक्वेशन ऐसा कुछ होता है। तो एक बैलेंस इक्वेशन करने का लॉजिक होता है कि रिलेशन फाइंड करना, एक रिलेशन फाइंड करना किसके बीच में, कंपोनेंट्स के बीच में। ठीक है, तो ये रिलेशन नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो रिलेशन पता करने के लिए इक्वेशन बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लें कि Fe4 का हीटिंग होता है, जैसे क्या बनता है, तो Fe2O3 बनता है, प्लस SO2 बनेगा, प्लस SO3 बनेगा, तो यहाँ 2 लगा देंगे ताकि बैलेंस हो जाए चीज। अभी क्या है, अभी हमको रिलेशन मिल गया कि इसका 2 टूटेगा तो एक बनेगा, एक बनेगा, एक बनेगा। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन हमको एक रिलेशन देगा किसके बीच में, नंबर्स में देगा,
और केमिस्ट्री का नंबर क्या होता है, मोल होता है। जैसे हम अभी कार वाले एग्जांपल में नंबर निकाल रहा था ना, तो केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग, मोल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोल निकालते हैं। तो मोल भी एक नंबर है, ठीक है। तो इसी बोला गया कि केमिस्ट्री में भी क्या करना है कि हर एक बैलेंस इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको रिलेशन मिल जाएगा उसके थ्रू। अगर आप नहीं लिखो बैलेंस तो रिलेशन नहीं पता चलेगा, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ करोगे आप, कैलकुलेशन में गड़बड़ करोगे। तो पहला तो पॉइंट है कि अपना एक बैलेंस इक्वेशन पहले फाइंड करना है आपको, ठीक है। फिर जो भी डेटा दिया रहेगा उसको आप नंबर में चेंज करोगे। जैसे यहाँ देखा ना, आप व्हील का वेट दिए तो आप क्या चेंज किया, नंबर में चेंज किया। क्यों चेंज किया, क्योंकि आपको नंबर में रिलेशन पता है, तो वेट में कैसे निकालोगे, लिंक नहीं कर पाओगे आप क्वेश्चन को। तो इससे बोलते हैं कि पहले जो भी दिया रहेगा उसको चेंज करोगे, केमिस्ट्री में चेंज करो, मोल में, नंबर में चेंज करना, ठीक है। फिर अगर आपको मोल मिल जाएगा, जैसे मान लें कि यहाँ पे इसका मिल गया, इसका 5 मोल मिल गया आपको, 5 मोल मिल गया, तो आपको पता है कि इसका 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो 5 से कितना बनेगा, 5/2 बनेगा, 5/2 बनेगा, 5/2 बनेगा। तो एक का मोल पता चलेगा तो बाकी का मोल फटाफट निकल जाएगा, क्योंकि आपको नंबर्स का रिलेशन पता है आपको। वंस मोल मिल गया तो मोल को, अब मान लो कि आपको इस Fe2O3 का आपको वेट चाहिए, तो पता है यार, मोल पता है तो वेट कैसे निकालेंगे, तो Fe2O3 का मोल निकालिए आप, उस मोल को मल्टीप्लाई कर दो मोल मास से। किसका मोल मास है, जिसका आपको निकालना है। तो अगर Fe2O3 का अगर वेट निकालना है तो Fe2O3 के ही मोल मास से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली इतना ही काम करना था। तो जब भी आपको मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया रहेगा इन कैलकुलेशन वाला, तो आपको काम बहुत सिंपल करना है। सिंपल क्या काम करना है, पहला स्टेप क्या होगा, बैलेंस इक्वेशन। बिना सोचे समझे क्या करना है आपको, बैलेंस इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे, जो भी डेटा दिया रहेगा उसको आप मोल में चेंज करोगे, उसको मोल में चेंज करोगे। नंबर, मोल मतलब नंबर। फिर उस नंबर का यूज करके बाकी अननोन्स का आप मोल निकाल सकते हो, मोल मतलब नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। और उस मोल को आप चेंज कर सकते हो अपने डिजायर्ड वेरिएबल में, अपने डिजायर्ड वेरिएबल में चेंज कर सकते हो। अगर वेट पूछा है तो वेट में चेंज कर लेंगे, वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम में चेंज कर लेंगे, ठीक है। और मोल, नंबर पूछा है नंबर में चेंज कर लेंगे। तो स्टेप्स इतना ही फॉलो करना है, ठीक है। तो इतना में आप कंफर्टेबल हो तो आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, FeSO4 का हीटिंग कर रहे हैं, तो अपने पास बन रहा है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। मेरा पहला क्वेश्चन है कि इसका अगर 1 मोल होगा, 1 मोल होगा, तो बाकी का मोल बताओ, बाकी का मोल क्या होगा बताना है, ठीक है। क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मेरा है कि इसका अगर 10 मोल होगा FeSO4 का, तो बाकी का फिर मोल बताना आपको। थर्ड क्वेश्चन है कि SO3 का या Fe2O3 का हमको मोल दिया हुआ है, ठीक है। मोल दिया हुआ इसका 4, तो इसका हमको वेट बताना है, इसका वेट बताना है, ठीक है। और इसका हमको वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो Fe2O3 का मोल दिया हुआ है 4 मोल, 4 मोल में आपको बाकी जगह वेट, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, जहां भी अगर वॉल्यूम पूछेंगे तो आप STP लगा के अप्लाई कर देना। क्वेश्चन 4 ध्यान देना, क्वेश्चन 4 में बोला गया है कि FeSO4 का वेट दिया हुआ 76 ग्राम, तो उसके इसमें इसका वेट क्या होगा, इसका वेट क्या होगा, इसका वेट क्या होगा। क्वेश्चन 5 है, इसमें लिया हुआ है, इसका वेट पता करना है, इसका वेट 40 ग्राम लिया हुआ है, तो इसका वॉल्यूम बताना है, इसका आपको वेट बताना है, ठीक है। 6 में बोला गया है SO2 का नंबर दिया हुआ है, नंबर कितना दिया हुआ है 3.011 10 पावर 22 नंबर दिया हुआ है। तो इसका आपको वेट बताना है, इसका आपको सॉरी इसका इसका इसको वॉल्यूम कर ले आप, इसका वेट मतलब इसका आपको वॉल्यूम कर ले, इसका वॉल्यूम गैस बताना है, इसका वेट बताना है और इसका भी वेट बताना है,
ठीक है। क्वेश्चन 7 ध्यान देना, बोला गया कि Fe2 इसमें Fe2O3 का नंबर दिया हुआ है, नंबर कितना दिया हुआ है, तो 6.022 इंटू 10⁻22 इतना नंबर दिया हुआ है। इतना नंबर दिया हुआ है, आपको इसका वेट बताओगे, इसका वॉल्यूम बताओगे और इसका नंबर बताओगे। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो फास्ट। बच्चे लोग इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करना, आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, पहला क्वेश्चन चूंकि पहले मोल दिया हुआ है तो अपना काम आसान हो गया। अब चूंकि 2 मोल से सब एक मोल बनता है, बैलेंस इक्वेशन से मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि अगर Fe2 का 2 मोल होगा तो बाकी 1 मोल बनेगा। तो अगर इसका 1 मोल लेंगे हम, इसका 1 मोल लेंगे तो बाकी कितना बनेगा, आधा बनेगा। तो हाफ हाफ हाफ। सेकंड क्वेश्चन में 10 मोल दिया हुआ है, तो अगर Fe2 का 10 मोल होगा तो अब बाकी का मोल क्या होगा, 5 होगा, हाफ हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में Fe2O3 का मोल दिया हुआ है कितना, 4, तो 4 मोल होगा। तो Fe2O3 का अगर 1 मोल होता है तो SO2 कितना बनता है, 1 मोल बनता है, और ये भी 1 मोल बनता है। तो इसका मतलब अगर Fe2O3 4 मोल बनेगा, इसका मोल कितना हो जाएगा, इसका मोल 4 हो जाएगा। तो मोल हो गया 4, मोल हो गया 4, और इसका मोल कितना होगा, तो अगर Fe4 का 2 मोल होगा तो Fe2O3 1 मोल बनता है। उससे उल्टा सोचो, Fe2O3 अगर 1 मोल बनेगा तो Fe4 का 2 मोल टूटेगा। इसका मतलब जितना मोल भी Fe2O3 बना होगा उसका डबल मोल बनेगा Fe4 का, इसका मोल 8 हो जाएगा। तो सारे का हम मोल निकाल लिए, यानी सारे का हम मोल निकाल लिए। ठीक, मोल को चेंज करना है बाकी डिजायर वेरिएबल में। तो इसका वेट पता करना तो क्या होगा, 8 इंटू उसका मोल मास कितना होता है Fe4 का, तो 152 होता है। तो इसका वेट हो जाएगा। इसका वेट निकालना है तो SO2 का मोल 4 पता है, इसका मोल मास कितना होता है SO2 का, 64, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बाकी SO3 का वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 में ध्यान देना, क्वेश्चन 4 में आपका वेट दिया हुआ है, तो वेट को मोल में चेंज करो। तो वेट को मोल में कैसे चेंज करते हैं, डिवाइड बाय मोल मास, डिवाइड बाय मोल मास। तो मोल मास चूंकि 152 है तो मोल हो जाएगा हाफ, मोल हो जाएगा हाफ, इसका मोल हो गया हाफ, इसका मोल हाफ होगा तो इसका मोल कितना हो जाएगा, इसका मोल हो जाएगा 1/4, इसका मोल हो जाएगा 1/4, इसका मोल हो जाएगा 1/4। सारे का मोल मिल गया। मोल को चेंज करो किस में, अपने डिजायर वेरिएबल में। तो वेट कितना होगा Fe2O3 का, तो 1/4 इंटू 160, क्योंकि इसका मोल मास 160 होता है। SO2 का मोल वेट कैसे निकालेंगे, तो 1/4 इंटू 64, और वेट ऑफ SO3 कैसे निकलेगा, तो 1/4 मोल है तो उसको मोल मास कितना होता है 80। तो हो जाएगा इनका वेट। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, 5 में ध्यान देना, जो 5 में होता है, तो 5 में दिया 40 ग्राम दिया हुआ है किसका, Fe2O3 का। तो पहले इसको मोल चेंज कर, इसका मोल चेंज कर, तो मोल हो जाएगा 1/4। क्यों 1/4 होगा, क्योंकि इसका मोल मास तो 160, 1/4 मोल होगा। तो इसका मोल भी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसका मोल भी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और इसका मोल कितना हो जाएगा, तो इसका मोल हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब आप मोल सारे का निकाल दिए, अब मोल को चेंज करो अपने वेरिएबल्स में। तो वेट कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू 152 यानी 76 हो जाएगा। इसका क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर देना 20.4 से, ये हो जाएगा वॉल्यूम। इसका वेट कैसे निकलेगा, तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 80 से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को 5 नंबर तक में, No, sir. ठीक है। नो सर। Yes, sir. अब आते हैं हम लोग 6 नंबर पे। तो 6 नंबर ध्यान देना, तो पहले आपको मोल निकालना है, पहले आपको मोल निकालना है। तो मोल नंबर दिया हो तो नंबर से मोल कैसे निकालते हैं, तो डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो इसका मोल कितना हो जाएगा, इसका मोल हो जाएगा 1/20, इसका मोल हो जाएगा 1/20। और ये 1/20 हो तो इसका मोल भी क्या होगा, 1/20 होगा, इसका मोल भी क्या होगा, 1/20 होगा। ठीक है, अब मोल निकालिए, और इसका मोल कितना होगा, इसका मोल भी क्या होगा, 1/20 होगा।
तो सारे का आप मोल पता कर लिए, सारे का मोल पता कर लिए, ठीक है। अब सारे का मोल पता चल जाएगा तो अगला हिसाब से क्या करना है, आपको वेट पता करना है। सॉरी, इसका मोल 1/10 होगा, Fe4 का वेट मोल 1/10. 1/10 होगा, यहाँ पे 1/10 कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसका मोल होगा 1/10 कर लेंगे, ठीक। अब मान लो Fe4 का वेट निकालना है तो इसका मोल पता 1/10 इंटू क्या करेंगे 152 तो हो जाएगा 15/2 ग्राम हो जाएगा, 15.2 ग्राम हो जाएगा। इसका वेट पता करना है तो 1/20 इंटू क्या करेंगे 160 मोल मास होता है इसका, तो ऑलमोस्ट हो जाएगा इसका वेट कितना 8 ग्राम हो जाएगा, 8। बाकी इसका पता करना, वॉल्यूम पता करना है, वॉल्यूम क्या है निकालें तो 1/20 मल्टीप्लाइड बाय 22.4, ठीक है, हो जाएगा 1.12 हो जाएगा, 1.12 हो जाएगा, 1.12 ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, तो लास्ट क्वेश्चन में इसका नंबर दिया हुआ है तो नंबर को चाहिए मोल में, तो मोल हो जाएगा 1/10, बाकी का मोल भी क्या हो जाएगा 1/10, 1/10, इसका मोल हो जाएगा 1/5, तो वेट इसका क्या होगा 1/5 इंटू 152, ठीक है। तो ये आंसर निकाल लेना। इसका क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो 1/10 इंटू 22.4 कर लेंगे, यस सर 2.24 हो जाएगा। इसका नंबर निकालना है तो नंबर क्या होगा, तो यार नंबर सेम ही रहेगा ना, तो ये 1/10 को मल्टीप्लाई करना अबॉर्ड नंबर से, ठीक है, तो अबॉर्ड से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो नंबर आई थिंक सेम ही रहेगा, नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जो नंबर यहाँ पे वही नंबर वहाँ पे होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं मेरे से। No, sir. सब No, क्लियर? sir. नितेश ठीक है? सर मैंने सर वो 2 से इंटू मतलब किया था, नहीं इसलिए मेरा नहीं आ रहा था। तो वही है, तो बैलेंस इक्वेशन से गड़बड़ किया ना, तुम बैलेंस इक्वेशन 2 छोड़ दिया, तो हमको पता है तुम गड़बड़ किया, तो वो तो हमको पता ही था। नहीं, गड़बड़ क्यों हुआ, जब लॉजिक हम बता चुके हैं, काम करना तो करना है, गड़बड़ होना ही चाहिए। मतलब यहाँ पे कंप्यूटर को जो पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या होता है, 0 और 1, ठीक है। कंप्यूटर होता है बाइनरी डिजिट, 0 1 पे चलता है। तो हम लोग का जो जो कॉम्पिटिशन चल रहा है ना, या तो करेक्ट है तो इनकरेक्ट है, पार्सली करेक्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम यहाँ था तो सही कर देते, यहाँ पे ये गलती कर देते, तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं, क्योंकि आप हल्का भी गलती करो नंबर क्या 0 मिलेगा आपको। तो या तो हम पूरा सही है या तो पूरा गलत है, तो आधा सही का कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ, ठीक है। तो अब गलती ठीक की है हो मतलब गलती की हो, इसको एक्सेप्ट करो कि गलती की है। आधा अगर सोचो कि आधा तुम सही कर दिए थे तो दिमाग आपका कंफर्टेबल में आ जाएगा, दिमाग जहाँ कंफर्ट में गया वहीं पे आप मिस्टेक करना फिर चालू करोगे, तो मतलब हल्का भी गलती किया मतलब गलती हम की है और दोबारा गलती होना नहीं चाहिए। तो जब दिमाग में फिट नहीं बैठेगा ना कि हम गलती किए हैं, तो दिमाग वो गलती को बार बार रिपीट करेगा। ट्राई करना है, मिस्टेक किए हैं तो दिमाग को बोलो कि मिस्टेक हुआ है, ये मिस्टेक रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर। हम्म, ये मतलब सिंपल से समझ में आया कैसे क्या करना है। तो स्टोइकोमेट्री ऐसा ही होता है, मतलब हम क्या कर रहे हैं ना, डेटा को बहुत सिंपल दे रहे हैं, मतलब इसमें आपको मैथमेटिकली जो कैलकुलेशन है बहुत आसान हो जा रहा है। वही क्या करेगा, क्वेश्चन में क्या करेगा, इसी को कॉम्प्लेक्स कर देगा। मतलब आपका केमिस्ट्री इतना ही आसान रहेगा, केमिस्ट्री में कोई गड़बड़ नहीं रहेगा। दिक्कत क्या होगा, आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन को डिफिकल्ट करेगा क्वेश्चन में, तो उसमें केमिस्ट्री का कोई रोल ही नहीं है। वो आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कितना फास्ट है उस पर डिपेंड करेगा जी। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ ही बता देंगे कि कैसे इसको अप्रोक्सीमेट करके जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे कि केमिस्ट्री इतना ही होता है, केमिस्ट्री का जो कैलकुलेशन स्टेप्स होता है इतना ही स्टेप को फॉलो करना होता है। तो जितना सिंपल यहाँ है उतना ही सिंपल हर जगह रहेगा। प्रॉब्लम हमेशा ये होता है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देख क्या बोलता है केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, नहीं, केमिस्ट्री का पार्ट इतना ही था। बाकी आगे जो होगा, अगर बोल देंगे कि यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐसा दे देंगे हम कि 28.9 ग्राम है और इसको डिवाइड करें 152 से, तो ऑब्वियसली इसका डिवीजन बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये डिवीजन का क्वेश्चन है, इसमें केमिस्ट्री का कोई रोल ही नहीं है, केमिस्ट्री का रोल इतना ही था जितना हम बताया उतना ही था, ठीक है। इसको आपको अप्रिशिएट करना है, इसको आपको अप्रिशिएट करना है, ठीक। अब ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन, इसमें बेसिक क्वेश्चन दे रहा है आपको, क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि FeSO4 है, इसका हीटिंग करेंगे तो इससे इससे निकलता है SO3 गैस निकलता है, इस गैस को पास करते हैं वाटर में तो बनता है H2SO4 बनता है, क्या बनता है H2SO4 बनेगा। इसमें डालेंगे NaOH तो बनेगा N2SO4 फॉर्म करता है, और इसमें डालते हैं बैरियम क्लोराइड तो इसका PPD बनता है, किसका बनता है
बैरियम सल्फेट का पीपीटी बनता है। क्वेश्चन बोला गया है कि जो पीपीटी है, इस पीपीटी का वेट होता है 116.5 ग्राम। ये पीपीटी का वेट है, वेट ऑफ पीपीटी। इस इंफॉर्मेशन से आपको इसका 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 वेट पता करना है, ये कितना था। और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है मोलर मास ऑफ बैरियम सल्फेट का दिया हुआ है 233 ग्राम होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो फर्स्ट। इस इंफॉर्मेशन लेके आपको एफी का वेट निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फर्स्ट। तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन में ध्यान देना, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली 4 रिएक्शन का समेशन है। आपका पहला रिएक्शन ये वाला फर्स्ट रिएक्शन हुआ आपका, आपका सेकंड रिएक्शन है, ये आपका थर्ड रिएक्शन है और ये फोर्थ रिएक्शन है। 4 रिएक्शन को क्लब करके दिए हुए हैं। तो इसका तरीका क्या होगा, या तो 4 रिएक्शन को अलग लिखो, चारों रिएक्शन को अलग लिखो। तो पहला तरीका समझाते हैं आपको। तो अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा है तो चलो पहले शॉर्टकट देख लेते हैं हम लोग। तो हमको बैलेंस करना हर पॉइंट पे। तो ध्यान देना, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 एफिसोफोर टूटेगा तो SO3 एक निकलता है। ठीक है, तो 2 एफिसोफोर ब्रेक है तो 1 SO3 निकलेगा, और 1s3 से 1s4 बनेगा, और 1s4 से 1n4 बनता है 1, और 1 से 1 बनेगा। तो ये हो गया बैलेंसिंग का लॉजिक। ठीक है, अब इसका मोल मास दिया 233, इसका वेट दिया हुआ है, इसका मोल कितना हो जाएगा, तो मोल हो जाएगा इसका हाफ। 0.5 यहाँ हाफ होगा तो इसका मोल भी हो जाएगा हाफ। बैकवर्ड चलना आपको, इसका मोल हो जाएगा हाफ, इसका मोल हो जाएगा हाफ, और इसका मोल हो जाएगा 1। यानी इसका मोल 1 हो गया, इसका वेट क्या होगा, 152 वेट हो जाएगा 152 1 into 1। 150 ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा इसका। अगर यस किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो इसको चलते हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लेकर चलते हैं। ठीक है, तो लंबा प्रोसेस क्या है, ध्यान देना। तो यहाँ पे 4 इक्वेशन का समेशन था। तो पहले बार में क्या एफिसोफोर तोड़े हो, तो टूटे तो क्या बनेगा, SO2 Fe2O3 बनता है, प्लस SO2 बनता है, प्लस H3 बनता है। ये बैलेंस हो गया पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला गया, SO3 प्लस वाटर गिव्स H2SO4, तो भी बैलेंस है। H2SO4 प्लस NOH, इसका बैलेंस इक्वेशन क्या होगा जी, तो बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, लास्ट इक्वेशन में क्या होगा, Na2SO4 प्लस बैरियम क्लोराइड गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस NaCl। ठीक है, ये हो गया सारे का बैलेंस इक्वेशन। तो अब इसका वेट आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये था 116.5 ग्राम। अब ध्यान देना, इसका मोल अपनी निकाल सकते, मोल क्या हो जाएगा इसका मोल हो जाएगा हाफ। इसका मोल हाफ होगा तो इसका मोल भी क्या होगा, हाफ। और यहाँ पे तो यहाँ भी हाफ होगा, तो यहाँ होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और यहाँ पे तो यहाँ भी हाफ होगा, तो यहाँ पे तो ये भी क्या होगा, हाफ होगा। और यहाँ हाफ है, तो ये हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो अब बैकवर्ड आके देख लोगे तो 1 मोल हो गया, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, 152 ग्राम, क्योंकि इसका मोल मास भी क्या होता है, 152 होता है। तो ये होगा, इस तरह सोच सकते हो आप, इस तरह से सोच सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हम लोग को, नो सर नो सर कंफर्टेबल है? नो सर ऐसा है तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। आपको दिया गया क्वेश्चन में फिर से वही चीज है कि फिर से हो रहा है, इसका हीटिंग कर रहे हैं, तो आपको बनेगा क्या, SO3 वाटर में पास करने से क्या बनेगा, H2SO4 NH डालने से क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, और यहाँ आ जाएंगे बैरियम क्लोराइड, तो बनता है बैरियम सल्फेट। ठीक है,
बोला गया है जो पीपीटी, इसका जो पीपीटी का वेट है ये दिया हुआ है 466 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और इसका मोलर मास दिया हुआ क्वेश्चन में 233। तो आपको इसका वेट निकालना है, एपिसोड का वेट निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सॉल्यूशन में ध्यान देना, आपको बैलेंस रिलेशन समझना है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 से टूट के आपका एक स्थिति बनता है, बाकी रिलेशन बैलेंस ऑलरेडी है। इसका पहले मोल निकाला था, मोल कितना होगा इसमें, हाफ, इसका 2 मोल हो जाएगा। तो अगर 2 मोल होगा तो ये भी क्या होगा, 2 मोल होगा, ये भी 2 मोल होगा, ये भी 2 मोल होगा, इसका मोल कितना हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा। 4 मोल का वेट कैसे निकाल दो, इसका मोल मास मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 152, 4 × 152, इसका मतलब क्या होगा 608 ग्राम, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। समझा ना। इसमें एक और क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, तो आपको बोला गया कि CH4 को अब जला रहे हो, कंबशन कर रहे हो, ठीक है। CH4 नहीं, एक से इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं C2H6 का कंबशन करते हैं हम लोग। तो कंबशन करने से CO2 गैस निकलेगा, क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा। इस CO2 गैस को पास करते हो किससे, पास करते हो लाइम के सॉल्यूशन से, यानी स्लैक लाइम से, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करते हो। या फिर इसको ऐसा करो ना, इसको आप पास कर रहे हो इससे, एक सेकंड फिर से मैं लिख रहा हूँ कि C2H6 का कंबशन किए तो मिल गया आपको क्या, CO2, यानी इसका कंबशन हुआ है, इसमें डाला गया है NaOH, तो बनता है सोडियम कार्बोनेट। इसको पास किया गया है CaCl2 के सॉल्यूशन से, ठीक है। तो आपको बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन बोला गया कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो वेट है, ये जो पीपीटी बनता है, तो पीपीटी का जो वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ पीपीटी दिया हुआ है आपका 200 ग्राम दिया हुआ है। तो आपको इसका जो है, इसका वॉल्यूम पता करना है STP पे क्या होगा, जल्दी सॉल्व करेंगे बच्चों। लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखते हैं, ध्यान देना। तो यार इसका पहले मोल निकाल दे, इसका मोल निकाल दे। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को और छोटा हम सॉल्व कर सकते हैं। हम बताना क्या चाहते हैं, यहाँ जो इसमें जो कार्बन है, यही कार्बन यहाँ गया है CO2 में, यही कार्बन यहाँ पे गया है, और यही कार्बन यहाँ गया है, यानी बीच में कहीं कार्बन लॉस नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, जैसे इस क्वेश्चन में था Fe4 था, तो वहाँ जो सल्फर था तो SO3 के अलावा SO2 में भी जाता था। Fe4 का सल्फर होता है, उसका सारा सल्फर हीट करने से कुछ SO2 बनता है, कुछ SO3 बनता है, यानी सल्फर 2 जा रहा था। ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो भी यहाँ कार्बन है वो यहाँ जा गया, और वही कार्बन यहाँ गया, और वही कार्बन यहाँ गया, यानी बीच में कार्बन कहीं और लॉस नहीं कर रहा है, यानी कार्बन पूरे प्रोसेस में कार्बन क्या कंजर्व है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, एटम ऑफ कार्बन इज कंजर्व, एटम ऑफ किसका, कार्बन इज कंजर्व, ठीक। और एटम ऑफ कार्बन कंजर्व होगा तो इसमें हम एटम कंजर्वेशन सोच सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में हम सोच सकते हैं POC का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो इसका मतलब नहीं है, हम क्या सिंपली हमको कार्बन एटम कंजर्व करना है। तो POC का ऐसा एक टर्म होता है जो आप सुनो केमिस्ट्री में, उसको हम लिख दे रहे हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं लिखने का, ठीक है। अगर नहीं पता तभी क्वेश्चन बन जाएगा।
पीओसी बहुत लोग बोलेगा बार बार, तो इसे पीओसी का मतलब बताते हैं आपको। पीओसी का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ, एक सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो हम तो वो तो ऑलरेडी हमने बात कर लिए हैं कि पूरे प्रोसेस में एटम तो कहीं जा नहीं रहा है, एटम कहीं बाहर जा नहीं रहा है, सब CO2 के फॉर्म में है। जो यहाँ कार्बन जाएगा CO2 के फॉर्म में, वही कार्बन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम कार्बन में, वही कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे कैल्शियम कार्बन में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले यहाँ मोल ऑफ कार्बन निकालते हैं। तो यहाँ पे जो मोल ऑफ कार्बन होगा वो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बन के बराबर होगा, क्योंकि सारा कार्बन कैल्शियम कार्बन फॉर्म में है। तो एक कैल्शियम कार्बन में 1 मोल कार्बन होगा। तो यहाँ पे तो इस पूरे सिस्टम में कितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, 200 ग्राम है। 200 का मोल में चेंज कर ले तो कैल्शियम कार्बन का मोल होगा 2 मोल हो जाएगा, क्योंकि इसका मोलर मास क्या होता है, इसका मोलर मास होता है 100। तो मोल ऑफ कार्बन क्या होगा, तो इक्वल टू मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हो जाएगा 2, इक्वल टू मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर यहाँ कार्बन 2 मोल होगा तो यहाँ भी कार्बन क्या होगा, 2 मोल होगा। आपके फर्स्ट इस इथेन मॉलिक्यूल में कार्बन क्या होगा, 2 मोल होगा। तो कार्बन लॉस नहीं, तो कार्बन यहाँ 2 मोल है। अब ध्यान रखना, अगर कार्बन 2 मोल होगा तो इथेन मॉलिक्यूल कितना होगा, तो आपको पता है कि 1 मोल इथेन में 2 मोल कार्बन होता है। उल्टा सोचो, 2 मोल कार्बन है तो इथेन कितना होगा, आधा होगा। तो यहाँ पे इसका मोल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर इसका मोल 1 हो जाएगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम सिंपल है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएगा 20.4 इंटू 1, यानी आप आंसर क्या हो जाएगा, 20.4 लीटर होगा। ठीक है, बीच में स्टेप से कोई मतलब ही नहीं था। एटम हमको पता है कि लास्ट और इनमें एटम का सेम है, तो यहाँ से एटम का नंबर निकाले, उसे एटम को यहाँ पहुंचा दिए और उसे रिलेट कर दिए चीजों को। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से। इसमें कोई डाउट आप लोगों को, चलो इस आंसर में से कोई डिबेट कर रहे हैं तो मेरे को बताएंगे कि इस आंसर डिबेट क्यों हो रहा था आप लोग का, सर 44.8 आ रहा था। क्यों आ रहा था, सर 22.4 into 2 में की थी। टू क्यों किए थे, वही सॉरी सर। वही तो मैं पूछा था, टू क्यों किए थे। मतलब आप लोग, मतलब मेरे, या तो मेरा आंसर गलत है तो आपका आंसर गलत है, दो ही चीज है ना। आपको आंसर, आपका आंसर गलत क्यों है वो समझ में आया कि नहीं आया, कि मैं पूरा फिर समझाऊं पूरा, यस सर। यस मतलब पूरा बैलेंस करके दिखा दूं क्या कि गलत क्यों कर रहे हैं आप। हाँ सर। हाँ सर, दिखा दे। पूरा दिखा दें, चलो ठीक है, देख लो आप लोग, गलती क्या कर आप लोग को भी देखना। तो यहाँ पे हमारे 2, यहाँ पे देखो C2H6 है, तो इसका 2 यहाँ पे 2CO2 बनेगा। ठीक है, अब 2CO2 से अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर अब 2CO2 है तो अब 2CO2 का, यानी पहले क्वेश्चन का 2CO2 निकला। ठीक, इसको देख लेगा, बैलेंस क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो C2H6 है, इसका कंबशन करेंगे तो 2CO2 बनेगा और कुछ वाटर बनेगा। और जो CO2 है, CO2 प्लस NOH का रिएक्शन जो होता है, तो इसका 2 मोल ले लें, तो क्या बनेगा, N2CO3 बनेगा प्लस H2 बनेगा। और जो N2CO3 था, डालते CaCl2 डालने से क्या बन गया, ऐसा कुछ है। इसका मोल आपको दिया हुआ है, इसका मोल कितना दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था। ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये 2 होगा, तो यहाँ भी क्या आएगा, 2 रहेगा। और यहाँ पे 2 होते, ये भी क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, और यहाँ 2 होते, यहाँ भी 2 कर लेंगे। ये 2 होते, यहाँ पे मेन गड़बड़ आप लोग यहाँ कर रहे हो, यहाँ दो कोफिशिएंट है, बैलेंस कुछ वहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी यस सर, 1 होगा। बस CO2 और 2 होगा तो C2H6 का 1 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो 2 ही है ना, आ रहा है, इसका ट्रांसफर करेंगे क्या होगा, समूल 1 होगा। तो यहीं पे आप लोग मिस्टेक कर रहे हो। यस सर। आप लोग मिस्टेक कहाँ किया, समझ में आया नहीं आया आप लोग को, यस सर। यस सर। समझ में आ गया कि कुछ यस सर। दिक्कत है तो पूछो, बता देते हैं फिर से। नहीं, नहीं सर। नो सर। सर। ठीक है, सबको सही है। यस सर। नितेश, प्रत्युषा, कृष्णप्रिया, कोई दिक्कत है हाँ सर। आपको? यस सर। नहीं नो सर। होगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, तो नहीं सर। अब हम लोग को नहीं सर। काउंटिंग, मतलब मोल का काउंटिंग समझ में आ रहा है अपना, कि मोल का काउंटिंग कैसे करना होता है हम लोग को। तो पैरेलली क्या हाँ होता सर। यस सर। यस ठीक? सर। तो नेक्स्ट क्लास में मोल का काउंटिंग खत्म हो जाएगा सर अपना, फिर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। यस नेक्स्ट क्लास तो कल ही है सर।
ठीक है, तो कल हम लोग काउंटिंग खत्म करके क्वेश्चन पहुंच जाएंगे इसके। मैंने आपको पढ़ाना क्या है, लिमिटिंग रेंज पढ़ाना है, तो कल का क्लास का पहला टॉपिक लिमिटिंग रेंज रहेगा। फिर आपको परसेंटेज प्योरिटी बताना बाकी रह गया, परसेंटेज प्योरिटी बताना है, परसेंटेज यील्ड बताना है मेरे को, ठीक है। फिर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन बताना है, ठीक। फिर कुछ रिलेशंस का आपका प्रोडक्ट बताना है, कुछ रिलेशन को आपको याद करना होगा, उनको बताना है। इतना खत्म करके मोर का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर मूव करेंगे हम लोग रेडॉक्स पे, रेडॉक्स के बाद बैलेंसिंग सिखा के फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बता देंगे आप लोग को, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से लिंक कैसे करना होता है आपको चीजों को, ठीक है। ठीक है, चलो तो क्लास यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है, चलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.